बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अमीर बलाज कत्ल के बाद फिर एहसन शाह का इनकाउंटर और उसके बाद फिर जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई हैं, वो आपके सामने रखनी है। बेसिकली एक कह लीजिए कि निजी महफिल में गुफ्तगू हुई है, एक इंटरव्यू आप उसको भी कह सकते हैं, लेकिन वो ऑन एयर नहीं हुआ इंटरव्यू। अली तारिक साहब हमारे एक भाई हैं, मीडिया से ताल्लुक़ है, कैपिटल टीवी से उनका ताल्लुक़ है। उन्होंने मुलाकात की है आबिद बाक्सर साहब से। आबिद बाक्सर इन तमाम तर पहलू को बड़े करीब से देखता है कि इनकाउंटर कैसे किया जाता है, कत्ल किस तरह होता है, तफ्तीश कैसे होती है, कैसे 302 को 324 में कन्वर्ट किया जाता है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें बड़ी बेहतर तरीके से जानता है। और आबिद बाक्सर इन तमाम तर मामलात के ऊपर जो ग्रिप रखता है, मेरे ख्याल में ऐसी ग्रिप कोई और नहीं रखता। यानी जो शवाहिद, जो चीज़ें उनके पास हैं वो हमारे पास भी नहीं हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा। तो आबिद बाक्सर साहब ने पहली मर्तबा अपनी ज़बान खोली है इन जो ख़ानदानी दुश्मनी है, इन ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से। वो कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ और कुछ चीज़ें जो है अभी ही उसको छुपा ही रहने देते हैं। एक तो आबिद बाक्सर साहब ने यह कहा है कि जो एहसन शाह की ऑडियो लीक हुई थी, उस ऑडियो के अंदर वो बेसिकली अपनी बीवी को मुतासिर कर रहा था। वो अपनी बीवी के सामने एक हीरो बन रहा था कि मैंने ये कर लिया है, मैंने वो कर लिया है। आबिद बाक्सर साहब के मुताबिक उसने कोई किसी किस्म का गैंग नहीं बनाया था, कोई ग्रुप भी नहीं बनाया था। उस ऑडियो के बाद फिर एक अफसर ने जब सुनी, उसने फिर अगले एक अफसर को वो ऑडियो दिखाई, तो उसके बाद फिर ये मामला तय हुआ, उसका इनकाउंटर किया गया। बेसिकली एहसन शाह के पास कुछ भी नहीं था। और आबिद बाक्सर साहब अगर कह रहे हैं तो जाहिर सी बात है, उनके ज़राए हैं और की ग्रिप रखते हैं पुलिस के ऊपर, तो वो ज़रूर उसमें कुछ सजाई होगी। और इसके अलावा फिर उन्होंने अमीर बलाज के हवाले से कुछ गुफ्तगू की है कि एहसन शाह बेसिकली जो निजी महफिल होती थी अमीर बलाज की, कैसर भट्ट और बाकी लोग वो जो वहाँ पे होते थे, जो गुफ्तगू करते थे, उस गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग करता था एहसन शाह, और वो रिकॉर्डिंग करके दूसरे ग्रुप को भिजवाई जाती थी, जिससे मामला मज़ीद ख़राब हुए। हालांकि आपको याद होगा काफ़ी हद तक मामला ठीक भी हो चुके थे। इवन के अमीर बलाज के ही दौर में सुलह तय हो रही थी, सुलह तय हो चुकी थी। उसके बाद फिर ज़रा ये कहते हैं कि अमीर मसहब और अमीर फतेह ने ये कहा था कि हमने सुलह नहीं करनी, और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी माँ से जाकर उनके पाँव पकड़ लिए थे, रोने लग गए थे कि हमने ये सुलह नहीं करनी। तो उसके बाद फिर अमीर बलाज भी इस सुलह से पीछे हट गया था। एहसन शाह अब इसके हवाले से मुख्तलिफ चीज़ें भी बताई जा रही हैं। ये भी आबिद बाक्सर साहब ने कहा है कि दो चीज़ें थी। एक ये था कि जो एक डेरा है ट्रक्का वाला, क्योंकि अमीर मसहब और फतेह ये बाहर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, बच्चे हैं, तो मैं डेरे के ऊपर फिर मैं काबिज हो जाऊंगा और डेरे के ऊपर फिर मेरी चलेगी, सारा रोब दबदबा फिर मेरा होगा। एक ये था। दूसरी साइड के ऊपर भी, यानी विकेट के दोनों साइड के ऊपर वो खेल रहा था एहसन शाह के हवाले से। और इसके अलावा आबिद बाक्सर साहब ने यह भी कहा है कि जिस टाइम अमीर बलाज का कत्ल हुआ, उसी यानी टाइम ऑफ द अक्रेंस, उसी टाइम के ऊपर तीफी भट्ट साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। ये आबिद बाक्सर साहब ने इंकशाफ किया कि तीफी भट्ट साहब का ये तरीका वारदात है, जब भी वो काम करवाते हैं, किसी से भी करवाते हैं या वो खुद करते हैं, जाकर वो खुद साथ ज़रूर होते हैं, तब जाकर वो काम होए, वो उसको मुकम्मल करवाते हैं, लेकिन वो साथ मौजूद ज़रूर होते हैं। इससे पहले जो बलाज के वालिद साहब कत्ल हुए थे, टीपू ट्रक्का वाले, तो उस वक्त आपको याद होगा ये स्टोरी आई थी उनका, या आपने इसको मारना है तो मारने, नहीं तो फिर मैं मारने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद फिर उन्होंने उसके ऊपर अटैक किया। यानी तीफी भट्ट साहब टाइम ऑफ अक्रेंस के ऊपर मौजूद होते हैं ज़रूर। वो अपनी आंखों से देखते हैं या क्या एक पीछे इसके एक रीज़न हो सकती है, बहर ये तरीका वारदात उनका यही है कि वो वहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ उन्होंने आबिद बाक्सर साहब ने कहा है, वो जब भी कुछ कह लीजिए कि मौका मिलेगा आपके सामने मैं ज़रूर रखूँगा। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी डेवलपमेंट जवेद भट्ट कत्ल केस के हवाले से अब ये सामने आ रही है। अब पुलिस के कुछ ज़रा इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि मेन बंदा जिसका नाम आरिफ भट्टी है, पुलिस ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है कि वो बंदा पुलिस से गिरफ्तार नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, जब तक वो बंदा गिरफ्तार नहीं होता तो फिर मामला एक मुबहम सा है, समझ नहीं आ रही क्या किया जाए। यही वजह है कि शूटर के अभी तक जो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करवाई गई, जो चालान है उनके वो जमा नहीं करवाए गए। वजह यह है कि कम से कम कोई डायरेक्शन तो तय हो ना, तो उसके बाद फिर मामले को आगे बढ़ाया जा सके। और डायरेक्शन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, तभी तक तय होगी जब तक आरिफ आकर ये बयान नहीं देता
कि ये कत्ल उन्होंने जो शूटर हायर किए थे वो किसके कहने के ऊपर हायर किए थे, पैसे किसने दिए थे, ये मामला तय क्या है। और आपको शायद ये भी याद होगा तीफी भट्ट साहब के घर के ऊपर फायरिंग करवाई गई थी या की गई थी, जिसकी जानिब से भी वारंट की गई थी। तो उसके बाद फिर इल्ज़ाम बलाज ख़ानदान के ऊपर आया था और बलाज अंदर भी गया था जेल के। तो वहाँ जाकर उनकी मुलाकात आरिफ से हुई थी। तो उसके बाद फिर आरिफ गार्ड भी रहा और इनका मुलाजिम भी रहा, ड्राइवर भी रहा, बहुत कुछ करता रहा। इवन कि एक दो आरिफ तो अभी भी उनके पास मौजूद हैं, तो 3-4 आरिफ हो सकते हैं। मगर वो आरिफ भट्टी जिसका शूटर्स ने कहा था कि इन्होंने हमारी मुलाकात करवाई है या इन्होंने हमें कहा है, इन्होंने हमारी बात करवाई है, अब इस बात में कोई सदाकत नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर कोई बंदा ये कहता है कि यार ये अब व्हाट्सएप के ऊपर फला बंदे से बात करें, अब आगे वाला बंदा वो है या नहीं है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन कह लीजिए कि अब इस किस्म के बयान की कोई हकीकत नहीं होती। तो जब तक आरिफ गिरफ्तार नहीं होता तब तक मामला नहीं सुलझ सकता। तो इस हवाले से पुलिस सराय ने यह कहा है कि आरिफ अनकरीब, यानी पुलिस अब थक चुकी है, पुलिस से वो बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ, आरिफ अनकरीब जो है वो खुद पेश होगा, क्योंकि उन्होंने इंटरम बेल ले रखी है, या फिर वो इंटरम बेल उसी जब वो पेश होगा उससे 1-2 दिन पहले ले लेगा। बहरहाल ये अब इस चीज़ के हवाले से भी तस्दीक हो रही है। और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि आरिफ भट्टी ये सारा मामला अपने ऊपर लेगा, इससे अमीर मसहब बचेगा। अब ये तरीका वारदात क्या है? ये तरीका वारदात जो तीफी भट्ट साहब मुख्तलिफ अपने केसेस के अंदर लागू करते रहे हैं, अब यही तरीक़ाकार उन्होंने भी अपने केस के अंदर लागू किया है। और इसके साथ अगली जो इंतहाई अहम तरीन खबर वो ये है कि सुलह के हवाले से, क्योंकि सुलह का किरदार भी बड़ा अहम है और इस हवाले से बड़ी कोशिशें भी की जाती रही। शायद चौधरी साहब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो अभी तक बाजिद हैं कि सुलह हो जाएगी। मैं एज ए जर्नलिस्ट, छोटा सा जर्नलिस्ट आप तस्वुर कर लीजिए, ये समझता हूँ कि सुलह नहीं होने वाली। अभी तक सुलह के 1% भी चांस नहीं है। उसकी वजह यह है कि एक तो जो तीफी भट्ट साहब का एक खौफ है शहर लाहौर के ऊपर, एक रोब दबदबा है। अगर वो सुलह करते हैं, जावेद भट्ट साहब जो उनके बहनोई हैं उसको ख़त्म कर देते हैं, यानी तीफी भट्ट साहब ये समझते हैं, जो ज़राए कह रहे हैं, नहीं उनके माइंड में ये चल रहा है, उनकी महफिल में ये चल रहा है, वो ये समझते हैं कि अगर हम जावेद भट्ट साहब के कत्ल को भी माफ़ कर देते हैं और उसके बाद फिर इन बच्चों से सुलह भी कर लेते हैं, तो फिर शहर लाहौर पर जो खौफ व दबदबा है, जो हैरत है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को तीफी भट्ट साहब किसी हद तक भी ख़त्म नहीं होना देना चाहते। जबकि दूसरी साइड के ऊपर भी अगर अमीर मसहब और अमीर फतह की बात की जाए तो वो भी कुछ ज़्यादा कह लीजिए कि इस हवाले से तड़प नहीं रहे कि बिल्कुल हमें सुलह करनी है, हमारे पास और कुछ नहीं है। उनके बलाज का कुछ इस किस्म का माइंड था कि सुलह होनी चाहिए। अमीर मसहब, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अमीर मसहब और अमीर फतेह इनका तो पहले से भी यही एक नैरेटिव था, इनका एक माइंड था कि सुलह नहीं करनी। और बाकी रही जावेद भट्ट साहब के कातलों के हवाले से, किसने मरवाया या किसने मारा है, ये तो अगर तीफी भट्ट साहब से आप पूछ लें कि जी टीपू ट्रक्का वाला हो गए या फिर उनके वालिद हो गए या बाकी लोग ये सारे कत्ल हुए हैं आपने करवाए हैं, वो कहेगा नहीं मैंने नहीं करवाए। इसी तरह अगर ट्रक्का वाले खानदान से कह दें कि जो बंदे इस साइड के ऊपर मरे हैं आपने मरवाए, वो कहें नहीं हमने तो नहीं मरवाए। पर ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस सवाल से जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।